हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोगों ने पिछली क्लास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक कंप्लीट करेंगे। मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम लोग पूरे 14 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जो है एक एक का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके पीछे हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से मतलब नहीं पढ़ा ये कोर्स तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कोर्स है, इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें चैनल पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से। उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कोर्स है बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से है, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। तो हम लोग का ये टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। इस क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन यहाँ पर गिवन है। एक बार फिर से इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पीछे वाले में भी हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा है। टेस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एग्जैक्टनेस। मतलब जो भी इक्वेशन गिवन है इनके एग्जैक्टनेस को पहले चेक करिए। एंड इफ एग्जैक्ट, और अगर ये एग्जैक्ट मिले तो फाइंड द जनरल सोल्यूशन, तब इसके जनरल सोल्यूशन निकाल कर बताइए। एंड वेयर रिक्वेस्टेड, और जहां रिक्वेस्ट किया हो द पर्टिकुलर सोल्यूशन, अगर कहीं मेंशन किया हो तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल कर बताइए। हालांकि इन 4 क्वेश्चन में कहीं भी पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने को नहीं बोला है। उसके निकालने के लिए कुछ इनिशियल वैल्यू गिवन होती है, x इज इक्वल टू कुछ 0, 1, 2 या y इज इक्वल टू कुछ नंबर गिवन होता है, जैसा इसके पीछे वाले कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे। तो फिलहाल इसमें किसी के इनिशियल वैल्यू नहीं दिया है तो सबका जनरल सोल्यूशन ही निकलेगा। तो बिल्कुल हम लोग देर नहीं करेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग अपना 11 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं। वाई स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस 3x स्क्वायर ई टू द पावर वाई डी एक्स एंड प्लस फिर यहाँ पर है 2y साइन ऑफ x एंड x क्यूब ई टू द पावर y dy इक्वल टू 0। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हमें चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। यहाँ पर x y का कोई फंक्शन होगा इनटू में dx, फिर प्लस यहाँ भी x और y का कोई फंक्शन होगा इनटू dy इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करके बताना है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाई, इसको हम कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। तो हम लोग इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एम डी एक्स और एन डी वाई से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर dx का जो कोफिशिएंट है वो इतना पूरा है और यहाँ dx का कोफिशिएंट कौन है, m, मतलब m के बराबर में इतना पूरा आ जाएगा। और यहाँ dy का कोफिशिएंट ये गिवन है और यहाँ dy का कोफिशिएंट कौन है, n। तो n के बराबर में ये पूरा आ जाएगा और m के बराबर में ये। हम कंपेयर करके m और n का वैल्यू निकालेंगे। तो m इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर कॉस एक्स, वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर ई टू द पावर y एंड n इज इक्वल टू आ जाएगा, एंड n इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ से 2y साइन ऑफ x प्लस x क्यूब ई टू द पावर y, ये आ गया। तो पहले सबसे पहला स्टेप होता है m और n की वैल्यू को निकाल लेना। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम डेल m अपॉन डेल y निकालते हैं। मतलब m को y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब जब m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो x मतलब x को हमें डिफरेंशिएट कांस्टेंट मानना है। तो यहाँ पर cos x लिखा हुआ है, ये हमारे लिए पूरा कांस्टेंट है
और अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो मल्टीप्लाई में ही वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, उसे हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमें केवल y वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, तो y स्क्वायर का होगा 2y, cos x हमारे लिए कांस्टेंट है वो वैसे ही पड़ा रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो है हमारा 3x स्क्वायर वो कांस्टेंट है वैसे ही पड़ा रहेगा, e टू दी पावर y का e टू दी पावर y हो जाएगा। और उसी तरह फिर उसके बाद हमें डेल n अपॉन डेल x निकालना है। जैसे m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसी तरह n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम जब n को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y वाला कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, तो 2y को हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो x वाले का करेंगे। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस। उसी तरह यहाँ भी हम केवल x वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और अगर कोई y का फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, उसे हम कुछ नहीं करेंगे। तो केवल हम x को यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, x क्यूब को मतलब x वाले फंक्शन को, तो 3x स्क्वायर, और y वाला फंक्शन एज इट इज पड़ा रहेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि डेल m अपॉन डेल वाई का जो वैल्यू है वो डेल n अपॉन डेल x के बराबर है। तो बस अगर हमारा डेल m अपॉन डेल x डेल n अपॉन डेल m अपॉन डेल y है, अगर हमारा ये डेल m अपॉन डेल y डेल n अपॉन डेल x के बराबर आ गया, तो इसका मतलब अगर ये इक्वल आ गया तब हमारा फंक्शन क्या है, एग्जैक्ट है। तो हम यहाँ लिख देंगे सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो इसलिए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एग्जैक्ट है। अब अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो सो दैट इट्स जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल m dx। मतलब m को, जो m की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, लेकिन y को उस समय कांस्टेंट मानना होगा। उसके बाद प्लस यहां पर हम लिखेंगे टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x। टर्म्स ऑफ n, n के उन्हीं टर्म्स को लिखना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x, या तो नॉट कंटेनिंग x लिखा हो, मतलब n के उन्हीं टर्म्स को लाना है जिसमें x ना हो, x से वो स्वतंत्र हो, फ्री हो, और उसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इक्वल टू c। तो बस यही फॉर्मूला हमें लगा देना है, काम हो जाएगा। तो m, यहाँ पर m के लिए क्या गिवन है, m फंक्शन हमें गिवन है y स्क्वायर कॉस ऑफ x प्लस 3x स्क्वायर e टू द पावर y dx। यहाँ पर y को हम कांस्टेंट की तरफ मानेंगे, और यहाँ n के उन्हीं टर्म्स को लेंगे जिसमें x बिल्कुल भी ना हो। तो देखते हैं n में दो टर्म है, पहला ये है और दूसरा ये है, तो हमें ऐसा टर्म ढूंढना है जिसमें x ना हो। तो देखते हैं इस वाले टर्म में हमें x दिख गया, तो x नहीं होना चाहिए, लेकिन x इसमें है, तो ये हमारे काम का नहीं है। इसमें भी x है, ये भी हमारे काम का नहीं है। काम का हमारे वो टर्म होता है जिसमें केवल प्योर y वाला फंक्शन हो, x वाला बिल्कुल भी ना हो, उसी को हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जिसमें केवल प्योर y का फंक्शन गिवन हो बस। तो ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, तो हमें कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं मिला, तो वहाँ लिख देंगे 0। यहाँ पर केवल प्योर y वाला ढूंढकर लिखा जाता है जिसमें x ना हो। तो ठीक है, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y को कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पर y स्क्वायर हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा, उसे हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे नंबर 2, 3, 4 मल्टीप्लाई में रहता है तो हम कुछ नहीं करते, मल्टीप्लाई में पड़ा होता है, वैसे ही। तो cos x को केवल x वाले को करना है इंटीग्रेट, y को कुछ नहीं करना है। तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, और यहाँ भी x वाले को ही इंटीग्रेट करेंगे, तो x क्यूब अपॉन 3
और e टू द पावर y अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। ये पूरा जीरो, कोई टर्म मिला ही नहीं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और इक्वल में यहाँ पर क्या बचा c, तो ये और ये कैंसिल। y स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस एक्स क्यूब e टू द पावर y इज इक्वल टू c। तो ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 11 का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर 2x प्लस 2y स्क्वायर dx लिखा है प्लस ये ब्रैकेट में 4xy प्लस 3y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 की तरह इसको भी करा जाएगा। बिल्कुल सबसे पहले क्या करना है हमें, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाई, किससे कंपेयर करना है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से। तो यहाँ dx के मल्टीप्लाई में 2x प्लस 2y स्क्वायर है और यहाँ कौन है m। उसी तरह यहाँ dy का कोफिशिएंट, ये ब्रैकेट है पूरा, और यहाँ dy का कोफिशिएंट n है, तो m के बराबर में ये आएगा और n के बराबर में ये आ जाएगा। तो सबसे पहले इसे हम कंपेयर करके m और n का वैल्यू निकाल लें। तो m की जगह आएगा 2x प्लस 2y स्क्वायर एंड n की जगह पर आएगा 4xy प्लस 3y स्क्वायर, 4xy प्लस 3y स्क्वायर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, डेल m अपॉन डेल y, मतलब y को, मतलब m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, यानी x को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x हमारे लिए प्योर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर x कांस्टेंट है यानी 2x पूरा कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ 2 जो कांस्टेंट तो है लेकिन वो मल्टीप्लाई में है तो वैसे ही पड़ा रहेगा, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, ये यहाँ डॉट का मतलब इनटू है, मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4y एंड उसी तरीके से डेल n अपॉन डेल x, n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में करना है तो केवल x वाले को करेंगे, 4 और y अपनी जगह पर वैसे ही पड़े रहेंगे, केवल x को करना है। तो x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 1, तो ये 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये हमारा प्योर कांस्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाला हमारे लिए प्योर कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा। तो डेल n अपॉन डेल x के बराबर में 4 इंटू 1 तो 4y आएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। तो यही हुआ, अगर डेल m अपॉन डेल y का वैल्यू डेल n अपॉन डेल x के बराबर है, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। तो अब यहाँ तो कंफर्म हो गया कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 में जो ये दिया है इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जैक्ट है। अब अगर ये एग्जैक्ट है तब इसका जनरल सोल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, नाउ इट्स जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, तो इसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, इंटीग्रल m dx, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे लेकिन y को वहां पर क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, प्लस यहां पर टर्म्स ऑफ n के वही टर्म्स लेना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x, जो x से स्वतंत्र हो, और इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जो x से इंडिपेंडेंट हो, x से फ्री हो, मतलब n में से वही पकड़ कर ले आना है जिसमें x हो ही ना, शुद्ध प्योर y वाला टर्म हमें ढूंढकर ले आना होगा। तो सबसे पहले हम m वाला वैल्यू पुट करते हैं। m के बराबर में क्या दिया है, 2x प्लस 2y स्क्वायर dx
यहाँ हमें ध्यान रखना है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और y को कांस्टेंट मानेंगे। यहाँ पर n का वो टर्म ढूंढ कर लाना है जिसमें x ना हो, इंडिपेंडेंट हो x से, मतलब बिल्कुल प्योर y वाला ढूंढ कर लाना है। n में दो टर्म है, पहला ये दूसरा ये, इसमें तो x दिख गया, अगर x दिख गया तो वो हमारे काम का नहीं है। इस वाले टर्म में x बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक प्योर y वाला फंक्शन है, तो यही वाला टर्म हमारे काम का है। केवल इसी को हम पकड़ कर लाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे बस। तो बस इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहाँ पर y को कांस्टेंट मानना है। तो यहाँ पर तो 2x लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो x का इंटीग्रेशन x² 2, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 और y² ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर कर देंगे, केवल अंदर dx बचेगा। इसका इंटीग्रेशन तो हमने सीधा लिख दिया, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये लोग कांस्टेंट है, ये बाहर आएंगे, तो अंदर कुछ नहीं, केवल dx बचेगा। यहाँ तो y² का इंटीग्रेशन y³ 3 = c, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x² प्लस, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, केवल x, इसके मल्टीप्लाई में 1 माना जा सकता है, तो उसका इंटीग्रेशन x होगा बस। तो dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, तो हो जाएगा 2, और इसी के साथ हम x लिख दे रहे हैं, एक x आ गया, तो बन गया 2x y² एंड प्लस y³ = c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर इसका आ जाएगा। हो सकता है आपकी बुक में कोई टर्म आगे पीछे लिखा हो, अपने अपने बुक्स में अलग अलग हिसाब से लिख देते हैं, हो सकता है y³ पहले लिखा हो और ये बाद में लिखा हो, लेकिन यही तीनों आएंगे, आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हम लोग इसको y के डिक्रीजिंग पावर में अगर लिखना चाहें तो पहले हम y³ वाला लिखेंगे, उसके बाद y² वाला लिखेंगे, उसके बाद जिसमें y है ही नहीं वो वाला लिखेंगे। तो ऐसे ऐसे करके आप अपने हिसाब से किसी भी तरह लिख सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आंसर यही आएगा, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको हम लोग पहले नोट कर ले रहे हैं। y² - y sec² x dx प्लस 2xy माइनस tan x dy = 0। तो बिल्कुल हम लोग का वही प्रोसीजर, वही तरीका अपनाना है। कैलकुलेशन अलग अलग टाइप से होगी, बाकी जो तरीका है, प्रोसीजर है, वो हर बार वही अपनाना है आपको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही टेक्निक लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाई, किससे कंपेयर करेंगे, m dx प्लस n dy = 0 से। तो यहाँ पर m की जगह पर कौन है, ये पूरा, क्योंकि dx का कोफिशिएंट है ये, और यहाँ dx का कोफिशिएंट है m, तो m के बराबर में ये आएगा, और यहाँ dy का कोफिशिएंट ये पूरा ब्रैकेट है, और यहाँ dy का कोफिशिएंट n, तो n के बराबर में ये आ जाएगा। तो कंपेयर करके सबसे पहले हम m और n का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो हमारा m का वैल्यू क्या आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो y² - y sec², y² - y sec² x, ये आ जाएगा, और m की जगह पर 2xy माइनस tan x, n की जगह 2xy माइनस tan x। तो ये हमने कंपेयर करके सबसे पहला काम mn निकाल लिया। अब जब mn निकल आए तब क्या करना है, तब उसके बाद ∂m/∂y निकालना है, मतलब m को y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है। इसका मतलब कि y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, और जब x मिलेगा तो x को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो केवल हमें y वाले को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर y² का क्या होगा, 2y, फिर माइनस लगाकर जब इस वाले टर्म में आएंगे तो यहाँ sec² x है, वो हमारे लिए कांस्टेंट है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो केवल हम y को करेंगे, तो y का हो जाएगा 1, और sec² तो कांस्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसमें x लगा हुआ है, तो वो हमारे लिए कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में वैसे ही पड़ा रहेगा। यहाँ जो डॉट लगा है पॉइंट, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। उसी तरीके से हमें यहाँ पर निकालना है डेल एन अपॉन डेल एक्स। एन को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएशन। जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव में ऐसा ही होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है ही, वाई भी कांस्टेंट रहेगा। तो केवल हमें x को डिफ्रेंशिएट करना है। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर डॉट मतलब मल्टीप्लाई लगा हुआ है। उसी तरह ये भी x है तो इसको tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x। हम यहाँ पर y को कांस्टेंट मान रहे थे। और डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू आ गया 2y माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर x ही होगा। और उसी तरह डेल एन अपॉन डेल x 2 इंटू 1 तो 2y आएगा माइनस सेक स्क्वायर x। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं डेल एम अपॉन डेल वाई का वैल्यू डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर है। इसका मतलब कि डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो जब ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आ जाएं, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, तो इसी से कंफर्म हो जाता है सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो यहीं से कंफर्म हो जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर ये दोनों इक्वल है तो एग्जैक्ट है, इक्वल नहीं आएगा तो एग्जैक्ट नहीं होगा। तो फिलहाल ये एग्जैक्ट है। तो अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। सो दैट इट्स जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे हम निकालेंगे, यही फॉर्मूला लगाना है जो हम लोग हर क्वेश्चन में लगा रहे हैं। m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, लेकिन y को हमें यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा, उसे कांस्टेंट मानना होगा। और यहाँ पर क्या करना है, अगले इंटीग्रल में प्लस लगाकर टर्म्स ऑफ n के उन्हीं टर्म्स को, उसी पद को उठा कर ले आना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x, जो x से स्वतंत्र हो, फ्री हो। मतलब x उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, शुद्ध प्योर y वाला टर्म ही उठाकर यहाँ पर रखना होगा, जिसमें केवल प्योर y हो। नंबर साथ में हो सकता है लेकिन x नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा पहले हम m को पकड़ ले आए। m के बराबर में यहाँ क्या दिया है, y स्क्वायर माइनस वाई सेक स्क्वायर x dx प्लस, यहाँ पर n का वही टर्म लाना है जिसमें केवल प्योर y हो, x बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पर n के 2 टर्म हैं, इसमें भी x है, ये हमारे काम का नहीं है, इसमें भी x है, ये भी हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का वो टर्म होता जिसमें केवल प्योर y होता, साथ में नंबर हो सकता है लेकिन x नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई हमें नहीं मिला, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे, कोई नहीं मिला 0। अब 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, इतना पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर हमारे लिए कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ y हमारे लिए कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। और ये 0 हो गया इक्वल में c। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर x आएगा तो x हम पहले लिख दे रहे हैं, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x इक्वल टू c। या तो हम चाहे इस माइनस वाले टर्म को उधर लेकर चले जाएं, तो एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस वाई tan x, ये माइनस वाला उधर चला गया तो प्लस में बन गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे ये लिखें चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, और इसी पर हम लोग अपनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पर ये हम लोगों ने 14 क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लिया है, बहुत है। और इस लास्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक हम लोग करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लें उसके बाद।
तो ये हमारा है क्वेश्चन, नोट कर ले रहे हैं हम। वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस डी वाई के अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स हमें वही करने हैं। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाई, किससे कंपेयर करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर m के इक्वल में क्या आ जाएगा ये, और n के इक्वल में ये अपॉन में लिखा हुआ है, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 इंटू डी वाई। तो 1 डी वाई का कोफिशिएंट कौन होगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो ये n की जगह पर आ जाएगा। डी वाई का कोफिशिएंट ये है और यहाँ डी वाई का कोफिशिएंट n है। यहाँ डी एक्स का कोफिशिएंट ये पूरा ब्रैकेट है और यहाँ डी एक्स का जो कोफिशिएंट यानी गुणांक है वो m है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, तो m का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर एंड n की जगह पर आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब हम निकालेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई, मतलब इसे हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे और x को कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पर x हमारे पास अकेले लिखा है, प्योर कांस्टेंट है हमारे लिए, वो हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर भी y का फंक्शन है और नीचे यहाँ भी y का फंक्शन है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर डेनोमिनेटर और डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में कौन है, वाई स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y, फिर माइनस का न्यूमरेटर लिखेंगे, न्यूमरेटर मतलब वाई स्क्वायर, वो वैसे ही रहेगा। और डी डी एक्स ऑफ डी डी वाई मतलब वाई के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ फिर न्यूमरेटर को रोक कर डेनोमिनेटर का, पहले डेनोमिनेटर को रोक देते हैं, न्यूमरेटर करते हैं, फिर माइनस न्यूमरेटर को रोक कर डेनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा, जब डेनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले 2 नीचे आएगा, पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 नीचे आ गया और एक पावर कम हो गई। जैसे ये एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x होता है, वैसे ही इसको हम पूरा x मान रहे हैं तो 2 नीचे आ गया और ये x। फिर इसके अंदर हम जाएंगे और डिफ्रेंशिएट चेन रूल से, पहले हमने पावर को डिफ्रेंशिएट करा, अब इसके अंदर जाएंगे तो मिलेगा 1 का हो जाएगा 0 माइनस एक्स वाई। x हमारे लिए कांस्टेंट है तो x अपनी जगह पर वैसे ही पड़ा रहेगा और y को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा, y को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो y हो जाएगा 1। और इसके अपॉन में डेनोमिनेटर का स्क्वायर, अब स्क्वायर ये पहले से लगा है तो ये पूरा डेनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अभी हम n को वैसे ही किए हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई। अब इसमें हम लोग यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले रहे हैं 1 माइनस एक्स वाई, ये 0 का काम खत्म, इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से एक टर्म ये माइनस लगा, एक टर्म ये है और माइनस के बाद दूसरा टर्म ये है, तो यहाँ से हम 1 माइनस एक्स वाई कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पावर 2 लगा था तो एक बार यहाँ से 1 माइनस एक्स वाई बचेगा और इनटू में 2y भी पड़ा हुआ है। अब ये 0 माइनस एक्स इंटू 1 तो x ही आएगा, तो ये माइनस का x है, कुल मिलाकर माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और x और y स्क्वायर हम पहले लिख दे रहे हैं, 2 भी लिखा हुआ है, 2xy स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स वाई ब्रैकेट के बाहर निकल चुका है, और पूरे के अपमान में 1 माइनस एक्स वाई की पावर 2 2 जा 4, ये हो गया। फिर डेल एम अपॉन डेल वाई, उसके बाद इसको हम और सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं,
ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2y माइनस का 2xy स्क्वायर, ये अंदर हमने मल्टीप्लाई इसको कर दिया। तो ये प्लस का 2xy स्क्वायर माइनस का 2xy स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर आ जाएगा 1 माइनस xy, और यहाँ से बचेगा 2y अपॉन 1 माइनस xy की पावर 4। तो ये ऊपर नीचे 4 बार है, ऊपर 1 बार, तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 3 बार बचेगा। डेल एम अपॉन डेल वाई 2y के अपॉन में 1 माइनस xy का पावर 3। तो ये हमने डेल एम अपॉन डेल वाई कैलकुलेट कर लिया। अब उसी तरीके से हम डेल एन अपॉन डेल एक्स को यहाँ से कैलकुलेट कर ले रहे हैं, एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स ये हमें निकालना है। तो ये कैसे होगा, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं, पहले एक लाइन हम एन यहाँ नोट कर लें। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा ऐसे, जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर 2 जो है -2 बन जाएगा। अब इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, तो -2 नीचे आ जाएगा, जैसा हम लोग करते हैं पावर वाला, पावर नीचे आएगा और उसमें से एक पावर माइनस कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे एक्स क्यूब का होता है 3 नीचे आ गया और फिर 3 का क्या बन गया 2, एक कम कर दिया गया। तो वैसे ही यहाँ पर -2 को नीचे हमने ले आया, फिर -2 में से, ये -2 है, -2 में से -1 घटा दिया, एक और हमने कम कर दिया, बिल्कुल जैसे पावर रूल लगाया जाता है। उसके बाद अब इसके चेन रूल से इसके अंदर जाएंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स वाई, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाले को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे और y वाला वैसे ही पड़ा रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। बस अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ से 0 से कोई मतलब है नहीं, 1 इंटू वाई, तो y आएगा -y, तो ये -y है और यहाँ से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और y हम पहले लिख देंगे, ये क्या आएगा 1 माइनस xy की पावर -2 -1 -3। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2y। इसको जब अपॉन में ले आएंगे, तो जब अपॉन में लाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा +3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों हमारे क्या आ गए सेम। इसका मतलब ये हुआ कि डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर हो गया डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो बस अगर ये बराबर है तो सो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो नाउ इट्स जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, क्या फार्मूला है, इंटीग्रल mdx, और यहाँ पर y को हमें क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है mdx, और मतलब m को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y को कांस्टेंट मानेंगे, प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x, और dy बराबर में c। n के वही टर्म लिखने हैं जो x से इंडिपेंडेंट हो, जिसमें x बिल्कुल भी ना हो, x से फ्री हो, और इंटू dy बराबर c। तो यहाँ पर m को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो m के बराबर में हमारे पास क्या है, ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस XY। इसको हम चाहें तो ऊपर ले आए, अगर ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस XY की पावर -2। इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये प्लस को हम थोड़ा और बीच में बना दे रहे हैं, ये हो। तो m को हमने लिख लिया है, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और y को हम कांस्टेंट मानेंगे। अब प्लस n का वो टर्म लाना है जो x से इंडिपेंडेंट हो, जिसमें x बिल्कुल भी ना हो।
तो यहाँ हम देख रहे हैं n के पास एक ही टर्म है और उस टर्म में x प्रेजेंट है, मतलब बिना x वाला कोई टर्म नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल प्योर y वाला टर्म लाते हैं, शुद्ध y वाला। तो यहाँ पर ऐसा कोई टर्म नहीं है जो अकेले लिखा हो, केवल y के टर्म्स में हो, कोई नहीं है। तो यहाँ 0 लिख देंगे इक्वल टू सी। अब 0 का इंटीग्रेशन, तो यहाँ तो पूरा 0, तो ये वाला टर्म पूरा खत्म, 0 हो जाएगा। अब जो आगे वाला बचा है उसी को हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर है, ये हमारे लिए कांस्टेंट है, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, ये वैसे का वैसा ही हमारे पास पड़ा रहेगा चुपचाप, इसे हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमको y को यहाँ क्या करना है, कांस्टेंट मानना है। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इंटीग्रेट करते समय अगर कोई कांस्टेंट रहता है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर है, मतलब उसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, वो पड़ा रहेगा। ये वाले टर्म में हमारे पास x दिख रहा है, तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? पावर रूल से। जो पावर लगाया जाता है, यहाँ पर जो भी पावर है उसमें एक जोड़ देंगे। पावर क्या लगा है? -2, तो उसमें एक प्लस कर देना है और वही चीज इसके फिर अपॉन में आ जाएगा। बिल्कुल ये ऐसे ही हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन ये हमने इंटीग्रेट तो कर दिया, लेकिन यहाँ हमें देखना है कि हम इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, तो अगर x का कोई कोफिशिएंट है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। इंटीग्रेट करते समय यही किया जाता है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है? y। x के कोफिशिएंट मतलब उसके मल्टीप्लाई में कौन है? तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर y है, तो वो डिवाइड में आ जाएगा, वो भी अपने साइन के साथ। y का साइन क्या लगा है? माइनस, तो ये अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू c। तो ये हमें ध्यान रखना, ये इंटीग्रेट हो गया। तो यहाँ से आ गया x³ 3 और ये हमारा क्या आ जाएगा? -2 + 1, तो आएगा -1। तो -2 + 1 तो -1, और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का वो y ही रहेगा, y² अपॉन y। और यहाँ पर नीचे तो ये -1 और इंटू -y, तो प्लस का y बन गया। और ये 1 - xy, -2 + 1 तो -1 इक्वल टू c। तो एक y और एक y कैंसिल हो जाएगा, तो ये x³ अपॉन 3, एक y कैंसिल हो गया, एक y बचा। और ये माइनस में है, इसको हम चाहें तो ये y एक बचा, इसके अपॉन में लिख सकते हैं, ये अपॉन में इक्वल टू c। -1 है पावर, तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, थोड़ी जगह कम है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ये एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, x³ 1 - xy, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 3, तो और y क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर, और होल अपॉन में क्या आएगा? 3 × 1 - xy, ये दोनों इधर चले जाएंगे 3c के साथ, 1 - xy, ये आएगा। थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास जगह कहाँ है? यहाँ है, यहाँ हम लोग कर ले रहे हैं। उसके बाद तो अब इसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये बनेगा x³ माइनस x⁴y एंड प्लस 3y। यहाँ पर जो ये कांस्टेंट लिखा है 3c, इतना बड़ा कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम चाहे शुरू से c1 बनाते चले आए, अब बाद में 3c1 को हटाकर, क्योंकि वो पूरा 3c1 है खुद कांस्टेंट है, तो उसको हटाकर हम एक सुंदर सा कांस्टेंट केवल c लगा रहे हैं। किसकी जगह पर? 3c1 की जगह, और यहाँ 1 - xy लिखा हुआ है। और इसको लिखने के तमाम तरीके हैं, आप चाहे तो इसमें पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दें। माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, तो इसको हम लिख देंगे सबसे पहले, ये माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो माइनस वाला प्लस बन गया, इसको पहले लिख दिए। फिर ये प्लस में था, ये माइनस में बन गया,
और ये प्लस वाला भी माइनस में बन गया, ये भी माइनस में बन जाएगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी माइनस, लेकिन हम इसको इधर पकड़ ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये इस तरह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यही हमारा सुंदर सा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।